नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के इस विशेष कार्यक्रम विकास के पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, विकास के पथ पर बस्तर अग्रसर। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में बतौर अतिथि मौजूद है छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। मैम, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे कि हमारी जो आज की गेस्ट है उनका अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करने का एक विशेष अनुभव रहा है और इसके साथ साथ उन अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के हित के संरक्षण के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे बस्तर एक नई बदलाव की नींव रख रहा है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैम, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं बस्तर की। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बस्तर में आज जो भी समस्याएं हैं, इसका इतिहास क्या है, कैसे ये शुरू हुआ, इस पे अगर आप संक्षिप्त में जानकारी दे तो। छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर क्षेत्र, जहाँ प्रकृति माता ने अपने अतुल्य अनमोल वरदान दिए हुए हैं। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक संपन्नता उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में है, तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है, यानी पेड़ पौधे, हरियाली, खनिज संसाधन। हम यहीं तक पहुंच पाते हैं और अच्छी भी बात है, ये वास्तविकता है। परंतु वहाँ पे एक और भी चीज़ बहुत अद्भुत है, वो है वहाँ के मानव संसाधन, जो प्राकृतिक रूप से इतनी प्रतिभा से संपन्न हैं, इतनी प्रचुर मात्रा में उनमें सरलता, सहजता और प्रतिभा परिपूरित है कि वो देखने योग्य है। तो इन क्षेत्र में जब हम सोचते हैं कि इतना सुंदर संयोजन, जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन इतनी प्रचुर मात्रा में हो, मानव संसाधन, दोनों जो संसाधन आपस में मिलकर समृद्धि की ओर ले जाते हैं, वो क्षेत्र यदि अन्य राज्यों में जाना जाता है तो वो माओवाद की वजह से या अतिवाद प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये एक नासूर जो उस क्षेत्र में था और अभी अपनी अंतिम परिणति की ओर अग्रसर है। कदाचित उस क्षेत्र में विकास की बयार उन दिनों जिस मात्रा में पहुंचनी चाहिए थी, उस मात्रा में पहुंच नहीं पाई। कई जो संचार, जो अभी तक हम पिछले कई दिनों तक देख रहे थे, जो माध्यम थे जिनसे उन क्षेत्रों में जो विकास को प्रभावित करती हैं, जिनसे विकास की संरचना गढ़ी जा सकती है, ऐसे आधे अमाउंट क्या बिल्कुल ही नहीं पहुंच पा रहे थे। जिसको हम कहते हैं सामान्य सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं, दैनंदिनी से जुड़ी चीज़ें भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। इसी दौर में कुछ नासूर उस क्षेत्र को कब्जा किए और उन नासूरों ने कुछ और उद्देश्य को लेकर उस क्षेत्र में कब्जा किया और उस क्षेत्र को भय युक्त क्षेत्र में परिवर्तित किया। यही वजह रही मुख्य वजह कि उस क्षेत्र में विकास तो बहुत बाधित हुआ, पर वो क्षेत्र अन्य जगहों पे एक भय युक्त, नासूर, अतिवादी प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाने लगा। मैम, जैसे कि आपने अपने जवाब में उल्लेख किया कि माओवाद जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में है। भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा किया जाएगा। क्या कुछ रणनीति है नक्सलवाद उन्मूलन के लिए? क्या काम किया जा रहा है अलग अलग चरणों में? देखिए, एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न, प्रायः जब भी मैं अन्य राज्यों में जाती थी, आपको बताना चाहूँगी कि 2009 से इन क्षेत्रों में मैं कार्य करती आ रही हूँ। एक शोधार्थी, फिर एक अध्येता, फिर एक वैज्ञानिक अध्येता, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक शोध के रूप में लगातार ये सफ़र तय करते हुए जब इन क्षेत्रों में काम किया, तो एक बात जो स्पष्ट रूप से समझ आती है कि इन पिछले 1.5 वर्षों में जो यक्ष प्रश्न था उसका उत्तर तैयार हो गया है। यक्ष प्रश्न ये होता था कि नक्सलवाद, माओवाद, अतिवाद, जो क्रमशः हम इन शब्दों से इसको पहचानते हैं, इसका अंत कब? तो उत्तर देने में एक बाधा महसूस होती थी। पिछले वर्ष जब पिछले कुछ 1.5 वर्षों पूर्व यहाँ के केंद्रीय गृह मंत्री जी आते हैं और वो एक तिथि घोषित करके जाते हैं कि अमुक अमुक तिथि को अतिवाद का खात्मा सुनिश्चित है।
तभी भी लोगों के दिल में, जहन में एक प्रश्नवाचक आता है, वो कैसे? तो वो ऐसे कि पहले सरकारें, कोई भी सरकार हो, रणनीति अच्छी बनाती हैं, कागज़ कलम, पेपर, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ अच्छा होता है। वास्तविकता जब क्षेत्र में आते हैं तब पता चलती है। उस समय पे इस सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों में, यदि निष्पक्ष रूप से हम देखें और इतने वर्षों के शोधपरक कार्यों से हम देखें, तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव, सरल शब्दों में कहूँ तो गन और मन दोनों ही बेल्ट पे समानांतर रूप से काम करना शुरू किया, लेकिन इसमें भी उनकी प्राथमिकता पहले मन रहा है। मतलब आप आंकड़े उठा करके देखेंगे 1.5 वर्ष पूर्व के, तो आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या, आत्मसमर्पित माओवादियों की संख्या लगातार बढ़ी है, और जो उसके बाद भी मोर्चे पे थे या कॉम्बैट की ओर थे, उनके लिए फिर उसकी भी तैयारी की गई। मतलब दोनों ही मोर्चों पे लगातार एक लक्ष्य तैयार करके जो ऑपरेशंस किए गए वो बहुत ही शानदार तरीके से किए गए, पूरी मुस्तैदी के साथ किए गए। जी मैम, आपने गन और मन का उल्लेख किया। जब हम बात मन की करते हैं तो एक और तो भारत सरकार की इच्छा शक्ति दिख रही है कि कैसे आत्मसमर्पण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप जिस विभाग से आती है, जिस आयोग से आती है, उसका मुख्य कार्य बाल संरक्षण है, उसका उद्देश्य है। ऐसे समय में जो वायलेंस अफेक्टेड एरिया में जो बच्चे हैं, जिनका वहीं परवरिश हो रही है, जो वहाँ बड़े हो रहे हैं, उनके मन पर इसका कोई गहरा प्रभाव ना पड़े, उस पर क्या कुछ आपके आयोग द्वारा काम किया जा रहा है? क्या कोई रणनीति बनी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 16 अप्रैल को मैंने यहाँ पे पदभार धारण किया राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ये तो दायित्व था, परंतु कार्य तो पिछले 2009 से कर रहे थे जी। तो जब भी वहाँ जाने से एक चीज़ तो समझ आती थी, जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र होता था उन संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में, वो था बालकों से जुड़ा हुआ, वो था महिलाओं से जुड़ा हुआ, क्योंकि बच्चे जिनको देश का भविष्य कहा जाता है, जो वाकई आपके आज विकास के पथ पर कार्यक्रम की सार्थकता कहें तो वो हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं, हमारे बच्चे। उनको उन संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य विकास की अवस्था भी प्राप्त नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक फियर एंड शॉक के एटमॉस्फेयर में उनका बचपन पल्लवित होना तो बहुत दूर की बात है, अविकसित रह जा रहा था। जी। इस अवस्था में अभी पिछले कुछ दिनों से हमने कुछ योजनाएं तैयार की। कुछ योजनाएं लघुकालिक रहीं, कुछ योजनाएं दीर्घकालिक हैं। लघुकालिक योजनाओं के अंतर्गत हमने कई उपक्रम किए, जैसे उन क्षेत्रों में उन्हीं की भाषा में उनको जैसे दृश्य, श्रव्य इत्यादि माध्यमों के द्वारा, एकल खिड़की व्यवस्था के द्वारा बच्चों के साथ संवाद की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों के साथ बिल्कुल वैसा मतलब बोलते हैं कि कारण अनुरूप निराकरण करना है। हमको मैदानी क्षेत्र के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं और संघर्षग्रस्त क्षेत्रों के भी बच्चे हमारे बच्चे हैं, परंतु उन बच्चों के साथ थोड़ा और हमको संवेदनशीलता के साथ कदम ताल मिलाना होगा। अब वहाँ पे जब बात करते हैं तो उनकी भाषाओं को समझते हुए, उनकी संवेदनाओं को समझते हुए हमको कार्यों को गति देनी है। इसलिए हमने कुछ कॉमिक्स पुस्तकें लॉन्च की जो शिक्षा के अधिकार के विषय में उनको छोटे छोटे कार्टून चरित्रों के माध्यम से बता सकें, उनको जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या रोजगार का झांसा देकर के उनको जो बाहर ले जाने के प्रयास किए जाते हैं तथाकथित दीमकों के द्वारा, उनके लिए कुछ नकेल कसी जा सके। तो ये छोटे छोटे प्रयास हैं। इसके अलावा आयोग के द्वारा कुछ कार्यक्रम होते हैं जिनमें है बाल चौपाल। बाल चौपाल कार्यक्रम के द्वारा एक सामान्य जगह पे चौपाल लगाई जाती है, जिसमें बच्चे, पालक, अधिकारीगण, शिक्षा से जुड़े लोग सब एक चौपाल के तहत किसी एक माध्यम से बैठते हैं और उसमें अपनी समस्याओं का, अपनी बातों को खुल के रख सकते हैं। दूसरा सशक्त पालक सशक्त समाज का एक योजना हमारा चल रहा है। तीसरा मोर मयारू गुरुजी, जिसमें मतलब चाइल्ड सेंसिटाइजेशन को लेकर के एक प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में
किस प्रकार से सब जगह एक प्रकार से नहीं, अलग अलग प्रकार से विषयों को रखना है और बच्चों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर कार्य करना है। ये तो हुआ एक दीर्घकालिक उपक्रम का प्रथम चरण। दूसरे चरण में जो भी बच्चे उन प्रभावित क्षेत्रों से हैं या नक्सल गतिविधियों से, माओवादी गतिविधियों से जो प्रभावित हुए, उन बच्चों को लेकर के आना और छात्रावास में रखने के दौरान उनको काउंसलिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अभी मेरा पुरजोर प्रयास चल रहा है। यहाँ तक कि जब वो छुट्टियों से भी वापस लौटें तो भी उनके काउंसलिंग की व्यवस्था हो। ऐसे समस्त प्रयास और नवीन उपक्रमों की ओर आयोग त्वरित रूप से अग्रसर है। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी। इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी, देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। हम चर्चा जारी रखते हैं। मैम, जैसे कि आपने जानकारी दी कि आयोग के द्वारा क्या कुछ चलाया जा रहा है, एक बात बेहद सराहनीय है इसमें कि आपने कहा स्थानीय बोली में उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। जब स्थानीय बोली में उनके लिए कोई काम किया जाएगा तो वो सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस जो आता है वो किसी भी अपनत्वता का भाव होता है। निश्चित आप और हम भी जब तक अपनी बातों को बताने में सहज नहीं हो पाएंगे, जब तक हम उस स्थानीय रूप से भाषा का प्रयोग ना करें, अपनत्वता का अनुभव ना करें। लेकिन आज वहाँ पे बच्चों के पास में आपको मैं बताना चाहूँगी कि इतनी प्रतिभा संपन्न हैं कि जो वहाँ के बालगृह के बच्चे हैं बहुत उन्नतशीलता का प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं। प्रतिभा तो प्रचुर मात्रा में है। बस अब एक समय है जब उन्होंने अपनी उंगली हमारी ओर बढ़ाई है कि हमारा साथ दीजिए, हमारा हाथ थामिए। अब बस हमको उनको कहना है, माट संगोय दकाट, आओ बच्चों हम सब मिलकर साथ चलते हैं विकास के पथ पर। जी मैम, जो एक ये मार्च 2026 की तय तिथि है नक्सलवाद के पूर्ण रूप से खात्मे में, इसमें एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो भी अतिवादी है उनका एक टारगेट 16 से 18 साल के युवा है, क्योंकि उनकी कैडर अब टूटते जा रही है। तो वो चाहते हैं नए कैडर में ये 15, 16, 17 साल के युवाओं को वापस रिक्रूट करे और इन्हें फिर पदभ्रमित करके इसी मार्ग से जोड़ा जाए। ऐसे समय में आपने जो काउंसलिंग का जिक्र किया, इस क्षेत्र में कैसे काउंसलिंग किया जा रहा है कि ये क्षेत्र, इसके अलावा रचनात्मक कार्य किया जा सकता है, किसी रोजगार से जुड़ा जा सकता है, इन दिशाओं में क्या काम किया जा रहा है? देखिए, सरकारी दृष्टिकोण से बताती हूँ कि उस क्षेत्र में नियत निल्ला नार योजना चली, अपना अच्छा गांव करके। तो हम पहले के दिनों में जब वहाँ जाते थे 2012-13 फिर 20 के आसपास, 19-20 के आसपास भी गए हम। कई कालखंडों में हमने बस्तर भी को देखा और ख़ास तौर से बीजापुर कोंटा वाले क्षेत्रों को भी देखा। वो क्षेत्र एक समय में देखे जब वहाँ पे बच्चों की संख्या 5-10 होती थी। अभी जब मैं पिछले कुछ दिनों पूर्व वहाँ गई, कुछ 1.5 वर्ष पूर्व गई और अभी कुछ 6-7 माह पूर्व, तो वहाँ पे बच्चों की संख्या 87 थी, 87। और इतनी संख्या कैसे थी? क्योंकि वहाँ पे कुछ दूर आगे जस्ट 5 किलोमीटर पहले वहाँ पे कैंप की स्थापना हुई थी। तो पहले एक धारणा क्या थी कि सुरक्षा बल आ रहे हैं मतलब वो गन लेके आ रहे हैं और सिर्फ यहाँ पे रक्तपात होगा। लेकिन आज की डेट में आम जनता को ये भी बात समझ में आई है कि सुरक्षा बल यदि यहाँ पे कैंप बनाए हैं तो यहाँ पे सड़क निर्माण भी होगा, अन्य संचार के माध्यम भी डेवलप होंगे, टावर भी लगेंगे और हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और स्कूल जा सकेंगे। क्योंकि सुरक्षा बल कम्युनिटी पुलिसिंग का भी काम करते हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स भी करते हैं
तो इसी को परिवर्धित करते हुए और सुंदर रूप में अपना अच्छा गांव, जिसका नियत नेल्ला नार कहा मैंने, 5 किलोमीटर के रेडियस में था, अब उसका रेडियस और भी बढ़ा दिया गया। तो इससे बच्चे अपने रोजगार के बारे में जान पा रहे हैं। महिला आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाएं हैं जो कागज पत्र वगैरह भरने में उनको दिक्कत होती थी, वो एक जो हॉलोनेस था, जो एक लैकुना था कि हम अपनी योजनाएं तो बहुत अच्छी बन रही थी पर उन तक कैसे पहुंचाएं, वो लैकुना पूरी तरह तो नहीं पर एक बहुत हद तक के सॉल्व करने में इसने मदद किया है। तो इस प्रकार की योजनाएं हैं जो अच्छी चल रही हैं, पर अभी बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत है। उस क्षेत्र में बच्चों को जो इतनी प्रतिभा है उनको काउंसलिंग करना है, उनको एक अच्छा आकार देना है, ये हमारी पहल रहेगी। रहा सवाल जिन अतिवादियों का आपने जिक्र किया, जो 16 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को ले जाते थे, लेकिन मैं तो कहूँगी अब तो वो शिफ्ट हो गए हैं, 15 से भी ऊपर के बच्चों को ले जाते हैं। वो तो बाल संगम भी बनाते थे, परंतु क्यों लेके जाते थे? क्योंकि यही वो समय होता है जब बच्चों की मानसिक अवस्था तेजी से परिवर्तन लेती है, जिसको हम जिगजैग अवस्था कहते हैं, जिसमें मनोभावों का उतार चढ़ाव बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत स्थिरता नहीं होती है। उसी आयु काल में वो उनके मानसिक मनोभावों के जो उद्वेग है उसको मांझने का पूरा प्रयास करते हैं और अपने साथ ले जाने के लिए उपक्रम रचते हैं। लेकिन आज दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगी, एक समय था जब वो इसमें सफल थे, परंतु आज थोड़े मोड़े नहीं पूरे विफल हो गए हैं और पिछले कई दिनों से उनकी नई भर्ती बंद हो चुकी है, इसीलिए वो बौखलाहट की अवस्था में हैं। आज इन बच्चों को अपने क्षेत्र में, ये मेरा स्थानीय तौर पे सर्वेक्षण के दौरान किया गया आंकड़ा है कि अब उनको अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का दीमक बर्दाश्त नहीं है। आज ये मोबाइल की पहुंच जो क्षेत्रों में हो चुकी है, उससे बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो रील में, ये जो वीडियोस में लोग दिखाई दे रहे हैं, इनके जैसा हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है। यदि माओवादी हमारे साथ के लिए आए थे, यदि ये अतिवादी हमारे लिए आए थे, तो इन्होंने विकास के कार्यों को रोक करके हमारा कौन सा साथ दिया है, या उस क्षेत्र का कितना विकास कर लिया है। इनके आने से तो केवल विकास की गति नहीं रुकी, विकास समूल नष्ट हुआ है, विनाश हुआ है। आज ये बात वहाँ के युवाओं को समझ आ रही है और सरेंडर तो दूर, वो बच्चे अब नई इबारत गढ़ने को तैयार हैं। जब आपने मोबाइल टावर और रील युग की बात की तो मुझे एक वहाँ का इन्फ्लुएंसर की बात मैं जिक्र करना चाहूँगा। अस्तु नाम का एक इन्फ्लुएंसर है, वो अभी वहाँ सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छी रील्स बनाता है, वीडियोस बनाता है और बस्तर में ही रह के, अबूझमाड़ क्षेत्र से आता है, वहीं पर रहकर वो देश विदेश में अपनी कहानियाँ लोगों तक पहुँचा रहा है। तो निश्चित ही बदलाव की शुरुआत हो गई है। एक सवाल ये भी आता है मैम कि मार्च 2026 के बाद जब वहाँ पर नक्सलवाद का उन्मूलन हो जाएगा, एक जो कैडर बेस्ड माओवाद है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद विकास आगे की रणनीति क्या होगी? उसके बाद आने वाले 2 साल तक, 3 साल तक राज्य सरकार का, भारत सरकार का और विशेषकर आयोग का क्या कुछ रोड मैप तैयार है? राज्य सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मसमर्पित अतिवादियों के लिए। तो आत्मसमर्पित जो लोग हैं उनके लिए पहले गन छोड़ के आते थे और उसी सुरक्षा सेवा में ही उनको रखा जाता था, पर आज उनको उनके कौशल के अनुरूप कार्य का चयन करने के लिए जगह दी जा रही है। यहाँ तक कि उनको लोन और पैसे इत्यादि के लिए भी सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं। दूसरी बात पे हम आते हैं, एक बड़े ट्रांजिशन पीरियड से अभी हम गुजर रहे हैं और आपको पता है T1 के बाद T2 टर्मिनल आता है। कहने का तात्पर्य ये, अभी हम ट्रांजिशन के पीरियड में हैं, इसके बाद हम एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेने वाले हैं। कहने का मतलब, वेंटिलेटर से निकल के जब हम बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी ताकि हम अंदरूनी इम्यूनिटी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उसको सबके सामने ला सकें और वो प्रतिभा निखर के आ सके, इसके लिए हमको बहुत सारे प्रयास आगे करने हैं। तो रोड मैप पूरी तरीके से तैयार है बच्चों के लिए, बस उसको पूरे मन और लगन से, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करना होगा। इसमें सरकारें भी अपनी कवायद कर रही हैं, आम जनता को, सामाजिक संस्थाओं को, हम सबको हाथ मिला के काम करना पड़ेगा। केवल एक सरकार नहीं, केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं, केवल एक सुरक्षा बल नहीं, हम सब उस क्षेत्र में जब साथ मिल के काम करेंगे तो देखिएगा भारत
कि मुकुट का कोहिनूर हीरा जी। हमारे बस्तर का क्षेत्र होगा। निश्चित निश्चित। एक अंतिम सवाल मैम, जी। हम बात कर रहे थे बस्तर के विकास को लेकर और बाल संरक्षण के क्षेत्र में क्या कुछ बेहतर हुआ है। काफ़ी सारे दर्शक ऐसे हैं जो 12 साल से 18 साल की उम्र में इसको सुन रहे हैं, उनके माता पिता उसको सुन रहे हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में कौन कौन सी प्राथमिकताएं में काम किया जा सकता है और बतौर एक सजग नागरिक किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों के अधिकार और उनके संरक्षण के लिए हमारा ये आयोग पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है। आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता होती है, आपके अधिकारों का हनन होता है, तो आप तत्काल ही इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप इस देश के उज्जवल भविष्य हैं। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर धारण कीजिए, इससे कोई कोताही ना कीजिए। आप अपने मन को मजबूत रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप भारत का उज्जवल भविष्य हैं और आपके अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन ना हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी सार्थक चर्चा थी डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी के साथ। हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने हमारे दर्शकों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में क्या कुछ कार्य हो रहा है। अतिवाद प्रभावित क्षेत्र में मार्च 2026 के बाद भारत सरकार, राज्य सरकार और आयोग की क्या कुछ रोड मैप है जिसके तहत जो है लोगों को जोड़कर इस विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारी यंग जनरेशन है, जो कि आने वाले समय में भारत का भविष्य है, उनके लिए भी क्या कुछ विजन प्लान है, क्या कुछ एक्शन प्लान है, इसको लेकर मैम आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, अगले बार हम फिर मिलेंगे किसी नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।